दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको दुनिया की 4 बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी जो इजराइल, रूस, स्पेन, उत्तर कोरिया और गाजा से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करेंगे रूस की, जहां से इजरायली हमले को लेकर अरब देशों को चेतावनी दी गई है। रूसी विदेश मंत्री लावरोफ ने कहा है कि गाजा में तबाही ऐसी है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। इसके बाद आपको बताएंगे स्पेन का बड़ा फैसला, इजराइल के साथ 200 मिलियन यूरो से ज़्यादा की हथियार डील रद्द। अब स्पेन बन गया है पहला यूरोपीय देश जिसने इजराइल पर टोटल आर्मर्स बैन लगा दिया है। फिर रुख करेंगे कोरिया का, जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि उत्तर कोरिया अब अमेरिका तक हमला करने वाला परमाणु मिसाइल बना रहा है। और आखिर में गाजा की नाकेबंदी तोड़ने निकली समुद्री कारवां को लेकर स्पेन, इटली के बाद अब ग्रीस का भी बड़ा बयान आ गया है, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजराइल के बढ़ते आक्रामक रवैया को लेकर रूस की तरफ से तमाम अरब देशों के लिए चेतावनी भरी मैसेज आया है कि होश में आ जाओ। दरअसल बात यह है कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा कि इजराइल के पड़ोसी किसी भी मुल्क को इस लगातार बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित महसूस करना मुश्किल है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में कही। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान और समाचार एजेंसी तास के मुताबिक लावरोफ ने कहा कि अगर देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो ये असल में नई औपनिवेशिक सोच और लालच का सबूत है, और यही सोच दुनिया को अस्थिर करती है और नए नए क्षेत्रीय संघर्षों को जन्म देती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूक्रेन की जंग और गाजा की जंग का जिक्र किया। लावरोफ ने साफ कहा कि मध्य पूर्व में जो हालात बिगड़ रहे हैं वो इसी का हिस्सा है। गाजा में मानवीय तबाही ऐसी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसने अब तक 65,000 लोगों की जान ले ली है। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य पूर्व में काम कर रहे कुछ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का कहना है कि असली मौतों का आंकड़ा इससे 10 गुना ज़्यादा हो सकता है, और यही वजह है कि इजराइल के किसी भी पड़ोसी मुल्क को अब सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। ये बात हम हर रोज़ देख रहे हैं। इस बीच लावरोफ ने यूक्रेन युद्ध की तरफ इशारा किया और कहा कि इस संकट की जड़ पश्चिमी ताकतें हैं। लावरोफ का कहना है कि नाटो और यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार बनाकर असली जंग छेड़ रखी है। रूस का साफ संदेश है, जब तक यूक्रेन पश्चिमी सैन्य गठबंधनों खासकर नाटो में शामिल होने की कोशिश नहीं छोड़ेगा तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। दूसरी ओर यूक्रेन इसे अपनी संप्रभुता में सीधा दखल मानता है। अपनी स्पीच में लावरोफ ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि इस साल को 80 साल पूरे हो रहे हैं जब सोवियत यूनियन और चीन ने मिलकर जर्मन, नाजी और जापानी मिलिट्री को हराया था। यही जीत संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद बनी। उन्होंने कहा कि अगर सभी देश UN चार्टर के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करें तो असली शांति और तरक्की मुमकिन है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन ने इजराइल से हथियारों की एक और बड़ी डील कैंसिल कर दी। इजरायली अखबार हारेथ के मुताबिक इस बार ये डील 207 मिलियन यूरो की थी, जिसमें इजराइल की कंपनी राफेल से 45 कंटेनर खरीदने थे। इन कंटेनरों में एडवांस टेक्नोलॉजी लगी थी, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, लेजर इंडिकेटर्स, इंफ्रारेड सेंसर और हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस रडार। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय आया जब स्पेन में नया कानून लागू हुआ है जो इजराइल के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह रोक लगाता है। इस कानून के तहत न सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन है, बल्कि किसी भी हथियार या तकनीक का ट्रांजिट भी स्पेनिश बंदरगाहों से नहीं हो सकता। यानी इजराइल ले जाने वाले किसी भी हथियार को स्पेन अपने बंदरगाहों से नहीं गुजरने देंगे। इससे पहले भी स्पेन ने इजराइल से 700 मिलियन यूरो की रॉकेट लॉन्चर डील और 287.5 मिलियन यूरो की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर डील रद्द की थी। स्पेनिश अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस की सरकार अब अपने आर्मी में पहले से मौजूद इजरायली हथियारों और टेक्नोलॉजी को भी धीरे धीरे हटाने की प्लानिंग कर रही है। पिछले हफ्ते सरकार ने एक रॉयल डिक्री पास की जिसमें साफ कहा गया कि इजराइल पर यह पाबंदी गाजा में हो रही नस्लकुशी को रोकने और फिलिस्तीनी आवाम का साथ देने के लिए लगाई गई है। स्पेन के इकोनॉमी मिनिस्टर कार्लोस कुएर्वो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब इजराइल को कोई भी हथियार, डिफेंस टेक्नोलॉजी या फ्यूल सप्लाई नहीं होगी। यहाँ तक कि गैर कानूनी बस्तियों से आने वाले प्रोडक्ट भी
स्पेन में बैन होंगे। उन्होंने कहा यह कदम बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल लेवल पर पहला है जो इजराइल पर टोटल आर्मर्स बैन लागू करता है। खुद प्रधानमंत्री सांचेज यूरोप में इजराइल के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था यह 21वीं सदी की सबसे भयानक घटनाओं में से एक हमारी आंखों के सामने हो रही है, दुनिया खामोश नहीं रह सकती। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि स्पेन के लिए कमेंट बॉक्स में कम से कम एक शब्द जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने गुरुवार को कहा कि उत्तर कोरिया अब अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM प्रोग्राम के आखिरी चरण में है और वो ऐसी मिसाइल बना रहा है जो परमाणु हथियार के साथ सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक वो री एंट्री टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया है। राष्ट्रपति ली ने यह बयान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की यात्रा के दौरान दिया। वो अमेरिका में इस हफ्ते चल रही संयुक्त राष्ट्र की महासभा की 80वीं बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। ली ने कहा चाहे अमेरिका से बातचीत में दबाव बनाने के लिए हो या अपने शासन को बचाने के लिए, उत्तर कोरिया लगातार ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो परमाणु बम लेकर अमेरिका तक पहुंच सके। उन्होंने कहा लगता है कि अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आखिरी स्टेज में री एंट्री टेक्नोलॉजी ही बाकी है और लगता है कि इस मुश्किल का हल भी अब बहुत करीब है। कोरिया के राष्ट्रपति ली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही वो इकलौते नेता है जो प्योंगयांग के साथ बातचीत में असली पार्टनर साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने भी पिछले महीने कहा था कि वो इस साल जल्द से जल्द किम जोंग से मिलना चाहते हैं। AFP के मुताबिक पश्चिमी देश अब तक उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे। प्योंगयांग साफ कह चुका है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेगा और हाल के सालों में रूस के साथ अपने सैन्य रिश्ते भी और मजबूत किए हैं। इस हफ्ते किम जोंग ने साफ किया कि वो अमेरिका से तभी बातचीत करेंगे जब अमेरिका उनके परमाणु हथियारों की मांग छोड़ दे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्रीस के विदेश मंत्री जोर्जोस गेरापेट्रिटिस ने कहा है कि उनकी सरकार इस बात की गारंटी देगी कि ग्लोबल समुद्र काफिला में शामिल जो नावें अभी ग्रीस के पानी में हैं, वो सुरक्षित सफर कर सकें। दोस्तों, ये समुद्री कारवां फ्लोटिला दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय बेड़ा है जिसमें करीब 50 नागरिक नावें शामिल हैं। इसका मकसद है 19 साल से जारी इजरायली नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ना और गाजा के लोगों तक सीधी राहत सामग्री पहुंचाना। इसमें कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में UN महासभा के दौरान रॉयटर्स से कहा इस समय कुछ नावें क्रीट द्वीप के पास हमारे पानी में हैं और हम उनका सुरक्षित सफर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रीस ने इजरायल सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि उनके नागरिक भी इस बेड़े में शामिल है। इस बीच स्पेन ने इटली के साथ मिलकर अपने युद्धपोत भी भेजे हैं ताकि इस मानवीय बेड़े की सुरक्षा की जा सके। दरअसल हाल ही में इस बेड़े पर 12 ड्रोन से हमला हुआ था। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल अल्वारेस ने साफ कहा है कि फ्लोटिला को निशाना बनाना खतरनाक होगा और ये बेड़ा किसी के लिए खतरा नहीं है, ना ही इजराइल के लिए। इटली के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि इटली का युद्धपोत भेजना कोई युद्ध हरकत नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी है। वहीं इसके उलट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सुझाव दिया कि इस कारवां में जो मदद है वो साइप्रस में उतारकर चर्च के जरिए गाजा भेज दी जाए, जिस पर इजराइल ने भी सहमति जताई। लेकिन फ्लोटिला के आयोजकों ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा हमारा मकसद साफ है, गाजा की नाकेबंदी तोड़ना और मदद सीधे वहां के लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।